हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो 23 जनवरी 2022 को जो आपका यूपी टेट एग्जाम हुआ है, उसके अंतर्गत हम लोग जो है मैथमेटिक्स यानी गणित के जो है 30 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम लोग। दोस्तों, जो यूपी टेट परीक्षा में जो है आपसे पूछे गए थे और इसकी आंसर की भी हम लोग जारी करेंगे। दोस्तों, आंसर की जहां तक बात है तो वो उसका तो आपको कहीं ना कहीं से आपने आंसर की देख लिया होगा, मिला लिया होगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर हम लोग बढ़िया से उसके कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई डाउट होगा तो बड़े आराम से यहाँ से उसका आप हल निकल जाएगा। तो दोस्तों, बने रहें आप इस वीडियो में और अंत तक जो है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा अपने मूल बिंदु पे चलते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में पेपर है, ये आपका यूपी टेट एग्जाम की बी सीरीज है। तो हम लोग बी सीरीज पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने जो है 30 जो भी क्वेश्चन है उसकी जो है हम लोग एक आंसर की जारी करेंगे, लेकिन पूरे विस्तृत हल के साथ। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन गणित का है वो बी सीरीज में 91 है। तो सभी में तो यही होगा, लेकिन हम लोग सीरीज बी की बात करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु DEF हैं, तो ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, ये चीज आप समझ लीजिए। और देखिए, इसके ऊपर मैंने जो है यूपी टेट धमाका के ऊपर जो भी जितनी भी वीडियो बनाई थी, आप कुछ तो ऐसे हैं कि 10-12 क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल हूबहू वही आपसे पूछे ही गए। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो गणित की जारी किया था, तो दोस्तों ये इसी सेम इस क्वेश्चन पे मैंने बात किया था और यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। दोस्तों देखिए, ये त्रिभुज ABC आपका है, ठीक है, और इसके मध्य बिंदु आपके हैं, यहाँ पे एक D है और E और F है। भुजाओं का मध्य बिंदु DEF है, इसको मिला दिया जाता है। तो इसके द्वारा जो एरिया घिर रही है, यानी इस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो बड़े वाले का क्या है, यानी कह रहा त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है ना भाई, जो क्षेत्रफल है ना भाई, वो क्या कह रहा है, वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का कौन सा भाग है। तो मेरे भाई 1/4वां भाग है। क्यों है, जरा कारण आप देख लो। जैसे ही आप कोई भी एक जो है, आप जैसे ही त्रिभुज बना लीजिए, मध्य बिंदु ले लीजिए उनकी भुजाओं का, और जैसे ही आप जो है इन तीनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजाओं को मिलाइएगा तो त्रिभुज जो है 4 बराबर भाग में बटेगा। 1 2 3 4, यानी 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 बराबर भाग में बट रहा है। अगर 4 बराबर भाग में से यदि आप 1 भाग लेते हैं तो उसे क्या कहिएगा, 1/4 ही तो कहिएगा ना। तो ये आपका त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो है वो ABC के क्षेत्रफल का 1/4 है। तो आपका 91 का ये चौथा, यानी 91 का आपका चौथा सही है। ये मैंने वीडियो में मैंने अपने सेम यही क्वेश्चन मैंने बता रखा था जो है, और यही आपका हूबहू आपसे पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग, ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A है, ज्यामितीय माध्य G है, हरात्मक माध्य H है, तो इसमें से कौन सा कथन सही। दोस्तों देखिए, एक चीज आप प्रमाणिक जान लो कि देखिए, जो आपके जो कोई एक आंकड़ा यदि दिया हो या कोई एक डाटा हो या कोई एक सीरीज हो, यदि उसका आप समांतर माध्य निकाले। देखिए, समांतर माध्य को जो है A से दर्शाया जा रहा है, गुणोत्तर माध्य को आपका जो है कह रहा है वो G है, और आपका जो हरात्मक माध्य है ना, जो हरात्मक माध्य है उसको H से दर्शा रहा है। अब एक चीज ध्यान देना है, गुणोत्तर माध्य को ही ज्यामितीय माध्य कह रहा है। कोई बात नहीं, ज्यामितीय माध्य का मतलब ही है गुणोत्तर माध्य। तो जो हरात्मक, जो समानांतर माध्य समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य हरात्मक। देखिए, हमेशा जो होता है ना, जो अगर बात की जाए कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, तो हमेशा समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। और यदि गुणोत्तर एवं हरात्मक की बात की जाए तो हमेशा जो है गुणोत्तर माध्य बड़ा होता है हरात्मक माध्य से। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमेशा देखिए, हरात्मक माध्य गुणोत्तर से बड़ा होता है और गुणोत्तर से बड़ा हमेशा जो है गुणोत्तर बड़ा होता है हरात्मक से। इसका मतलब हरात्मक का मान सबसे कम होता है। अब इसमें परीक्षा में आपको दे दिया है कि यानी या तो बराबर है या बराबर भी। कहने का मतलब जो समांतर माध्य होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है किसके भाई, गुणोत्तर माध्य के। जो गुणोत्तर माध्य होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, हरात्मक माध्य। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है यही सही होने वाला है। सबसे बड़ा ये
फिर इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, ठीक है, सबसे बड़ा है। तो ये पहला ऑप्शन सही है 92 का 1 आपका। तो आप समझ पाए होंगे और ये कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन पुनः आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब ये जो अगला जो 93वां क्वेश्चन है, यह भी मैंने अपने वीडियो में सेम यही क्वेश्चन बताया था और यही पूछा गया है। कहता है यदि दो संख्याओं का अंतर, जैसे दो संख्या का अंतर, तो एक संख्या ये मान लीजिए, दूसरी संख्या भी, दो संख्या का अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर माने घटाना, कितना दिया है 5, तथा दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, गुणनफल का मतलब a गुणे b कितना दिया गया 36। तो कह रहा है इनके व्युत्क्रम का अंतर बताइए। देखिए व्युत्क्रम, यदि कोई संख्या a है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/a होगा, यदि कोई संख्या b है तो उसका व्युत्क्रम 1/b। जैसे कोई आपसे कह दे संख्या 5 है, इसका व्युत्क्रम बताइए 1/5, उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो अब इसके व्युत्क्रम का अंतर यानी 1/a माइनस 1/b, इसका अंतर बताना है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो बस जैसे इसको सॉल्व करिएगा तो इसका मान आएगा a माइनस बी अपान ए बी। तो देखा जाए तो a माइनस बी क्या है, दो संख्या का अंतर है, ए बी क्या है, गुणन है। तो दो संख्या का अंतर तो दिया ही है आपका 5 और गुणनफल भी दिया है 36। तो इसको लगाना होता ही नहीं है जब दो संख्याओं का अंतर पता रहे, दो संख्याओं का गुणनफल पता रहे और आपसे यदि दो संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर पूछे यानी 1/a माइनस 1/b, तो कुछ नहीं, आप अंतर बटा गुणन कर दीजिए 5/36, क्योंकि जैसे इसको हल करते हैं तो b और a का गुणा b माइनस a अपान ए बी, या इसको a माइनस बी अपान ए बी बोला जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे और ये मैंने हूबहू क्वेश्चन बताया था अपने वीडियो में, वही आया है। तो ये आपका तीसरा सही है आपका, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये आपका हो गया जो है 1 2 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे। तो जो भारतीय प्रतिभावान जो गणितज्ञ थे 20वीं सदी के, वे आपके श्रीनिवास जो है आपके रामानुजम थे, ठीक है। ये आपके जो है भारतीय थे 20वीं सदी के प्रतिभावान गणितज्ञ। तो ये पहला ऑप्शन सही है, 94 का पहला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो उसकी छत का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया। तो पहली बात ध्यान दो, आपको बता दें कि चारों दीवारों का आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल क्या होता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यदि जो है लंबाई में चौड़ाई को जोड़ के यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी एक तरह से देखा जाए तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई परिमाप ही होता है, यानी आयत के परिमाप में यदि ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाता है, यही फार्मूला होता है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ दिया है क्षेत्रफल दिया है 660 वर्ग मीटर, लिख दीजिए। अब 2 गुणे लंबाई, देखिए लंबाई कह रहा है ना चौड़ाई की दोगुनी है, तो आप मान लीजिए कि माना चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी डबल 2x हो जाएगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो लंबाई 2x चौड़ाई x हो गई और ऊंचाई आपकी 11 होगी। 11 से काटिएगा 11 छक्का 66 60 आएगा, 2 से काटिएगा 30 आएगा, जोड़िएगा 2x में x तो 3x, ये करिएगा तो x का मान आपका 10, यानी आपकी चौड़ाई आपकी x माने है 10, तो लंबाई इसकी 2 गुना 10 दूना 20। और छत का क्षेत्रफल, देखिए छत का जो क्षेत्रफल है तो देखिए छत के क्षेत्रफल में क्या आएगा भाई, छत में क्या होता है, एक तो लंबाई होती है गुणे चौड़ाई। तो छत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई आपको 20, चौड़ाई आपको 10, तो क्षेत्रफल हो गया आपका 200 वर्ग मीटर। तो ये आपका जो है विकल्प नंबर जो है आपका तीसरा सही है। तो ये 95 का आपका तीसरा सही हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी आपका जो है रोचक क्वेश्चन है, वो ये है, वो कह रहा है यदि जो है, ठीक है, यदि घातांक का क्वेश्चन है, यदि 10 की पावर 3x का मान 125 हो तो 10 की पावर माइनस 2x का मान बताना है। कुछ नहीं, अब देखिए 10 की पावर 3x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 की घाते x और होल घात 3 करिए, क्योंकि देखिए इसका जब इसमें गुणा होगा तो 3x होगा। क्यों होगा, इसका रूल देख लीजिए, क्योंकि a का पावर m और होल पावर n होता है तो इसका मान mn होता है, यानी गुणा किया जाए, ठीक है। तो इसका मान जो ये मान 3 ये यही चीज है आपकी, और 5 की घाते 3 करिएगा तो 5 का 3 बार गुणा करिएगा तो 125 आएगा आपका।
तो इसको ये इस तरह से लिख सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चूंकि देखिए दोनों का पावर 3 है तो दोनों का आधार आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसका आधार 10x है और इसका आधार कितना है, 5। अगर पावर बराबर होते हैं, जैसे अगर a का पावर n है, b का पावर n है, पावर बराबर है तो बेस बराबर हो जाएंगे। यहां इस नियम का पालन हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करिए, 10 की घात x को अगर यहाँ पे 2 से करते हैं गुणा तो इधर भी 2 से कर देंगे गुणा, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इधर करिएगा तो 10 का पावर 2x होगा, इधर करिएगा तो 25 होगा। चूंकि इसकी घात माइनस है, जैसे ही 10 की घात -2x करिएगा, अगर इधर -1 से करेंगे गुणा, मान लीजिए यहाँ 10 की घाते आपकी 2x है, इसमें -1 से करते हैं गुणा, तो यहाँ 25 में भी -1 से करना होगा। तो ये आपका आ जाएगा 10 की घाते -2x। कहने का मतलब अगर 10 की घात 2x है, इसको निगेटिव बनाएंगे तो ये वाला जो है आपका सीधा व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 25 की घात -1 है तो इसको आप 1 या सीधा आप इसको 1/25 कर दीजिए, ठीक है। ये माइनस करिएगा तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, इसका बेस पलट जाएगा। कहने का मतलब आपका डी सही है, यानी चौथा सही है, 96 का चौथा सही है, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका हल ये होने वाला है। अब आगे देखते हैं हम लोग। कहता है यदि किसी संख्या, एक संख्या दिया है, इसको इससे भाग, देखिए यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन देखिए संख्या हो, देखिए ये अगला जो कहता है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 83 आता है, 43 प्राप्त होता है, तो भाजक बताना है। कुछ नहीं, एक बेसिक सा नियम होता है भाई, भाज्य जिसमें भागा देते हैं वो क्या होता है, भागफल, भाजक जिससे भागा दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। जितनी बार जाता है वह भागे का फल होता है, जो बच जाता है वो आपका शेषफल। इसी बेस पर जो है ये आपका क्वेश्चन है। भाज्य माने संख्या दिया है, वो कितनी है 160 75। किससे भागा देना, यही भाजक पूछ रहा है, ये पूछा जा रहा है, इसको यक्ष मान लीजिए। भागफल किससे कितनी बार गया है, 167 बार गया, कितना शेष बचा 43। ये शेष यहाँ से घटा लीजिए, जैसे ही घटाइएगा तो 16 जीरो, अब यहाँ 43 घटाइएगा तो आपका 2 बचेगा और ये आपका जो है 2 बच जाएगा और यहाँ 4 3 7 32, यानी ये हो गया 16 32। यक्ष गुणे आप 167 करिएगा। अब यक्ष का मान कैसे निकलेगा देख लें आप, तो ये 3 2 5 4 3 7, ठीक है। अब 16 0 32 में जैसे ही 167 से भागा दीजिएगा तो आपका 96 आएगा, यानी आपका ये पहला वाला सही है। तो 97 का आपका पहला सही, 97 का पहला सही है, ठीक है। तो आप साथ में आप अपना आंसर की भी जारी कर दे रहे हैं, दोनों चीज हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। आगे देखिए कहता है 50। देखिए ये इस पर भी मैंने जो है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या एवं इकाई संख्या बहुत ही यूनिक वीडियो बना रखा था और उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 1 से 100 तक की गिनती के बीच यदि आपसे अभाज्य संख्या पूछे जो किसी से न कटती हो, आपको पता है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से और स्वयं से कटती है, तो 1 से 100 तक के बीच में 25 होती हैं, 1 से 50 तक के बीच में जो है आपकी 15 होती हैं और 51 से लेकर 100 तक के बीच में 10, कुल मिला के 25। तो आपसे कह रहा है कि जो है 50 से छोटे, यानी 50 से छोटे का मतलब 1 से 50 के बीच, 50 से छोटे 49, यानी 1 से कहा जाए कि 1 से 50 के बीच कह सकते हैं, यानी 1 से 50 के बीच कितनी जो है यानी अभाज्य संख्याएं है, यानी 1 से 50 धन पूर्णांक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं मेरे भाई, तो वो आपकी 15। जैसे पहली 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सो इस तरीके से जाइएगा तो कुल 15 मिलेंगे आपको। तो 1 से 50 के बीच 15 और आपकी जो है 51 से 100 के बीच 10, कुल मिला के 25 1 से 100। तो ये इसका आपका आंसर सही होने वाला है दूसरा। चलिए ठीक है, तो इस पर मैंने वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बता रखा है, वो सेम टू सेम वही आया है आपका। आगे कहता दो बड़ी संख्याओं में से 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। चलिए पहले तो मैं समीकरण ऐसे ही बता रहा हूं, फिर आपको डायरेक्ट आंसर से बता देंगे। ये मान लीजिए ये बड़ी है और ये आपकी छोटी संख्या। बड़ी का 2 गुना 2x, छोटी के भाई क्या कह रहा है, छोटी के 5 गुने यानी 5y, छोटी संख्या y है उसका 5 गुना, 5y से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। तो इसको बैलेंस कर लीजिए पक्षांतर करके, तो 2x - 5y
5y बराबर आपका 3, समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला कह रहा है आपका बड़ी संख्या का 4 गुना यानी 4x, छोटी संख्या का 3 गुना 3y, 3 गुना 3y, और इनका योग क्या है 71। देखिए इनका योग 71। अब देखिए क्या ये दोनों कटने लायक है, समीकरण बराबर है? नहीं। बराबर करने के लिए 1 में 2 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा 2 दूना के 4x माइनस 10y बराबर आपका 6 हो जाएगा। ये 4x है, ये 3y है, 71 हो जाएगा। अब घटाएंगे तभी ये कटेगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदलेगा। माइनस 10y में 3y जोड़िएगा माइनस 13y हो जाएगा, और यहाँ पे घटाइएगा तो 65 आ जाएगा। माइनस से माइनस कटा, 13 पचे 65, y का मान 5 आ गया तो x का मान आपका 14 आएगा, निकालिएगा। तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई 14 हो गई, और छोटी संख्या आपकी कितनी होगी 5। हालांकि आप पहला वाला ऑप्शन ही इसमें पहला ही विकल्प आपका सही है, 99 का पहला, तो आपका पहला सही था। आप चाहते तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि 14 का 2 गुना करते तो 28 आता, इसका 5 गुना करते आप तो 25 आता, 3 ज्यादा है तो 25 3 28, पहली शर्त का पालन हो गया। दूसरी का कराते आप तो 14 चौका 56, 4 गुना 3 गुना इसका 5 3 15 होगा, 56 में 15 जोड़ते आप 71, पहला सही था आपका। चाहे आंसर से भी लगा सकते थे आप और वैसे भी आपका लग गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेमी है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई बताना है। देखिए भाई एक वर्ग है जिसका जो क्षेत्रफल है ना वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर, लेकिन इसकी एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए कि एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी आप देख पा रहे हैं कि ये जमीन जो है ये जमीन, ठीक है, तो जिसकी लंबाई 16 दिया है, चौड़ाई पूछ रहा है, लेकिन दोनों का क्या बराबर है, एरिया बराबर है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों का आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग का एरिया और यहाँ लिख देंगे आयत का एरिया। क्षेत्र तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है भाई। अब इसकी भुजा वर्ग की कितनी है 8 है तो 8 का वर्ग, इसकी लंबाई क्या है, लंबाई आयत की 16 है तो चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, तो बस 8 8 64 बराबर 16 इंटू बी, 16 चौको 64, बी का मान 4, यानी चौड़ाई क्या हो गई आपकी 4 है, क्योंकि जैसे ही लंबाई 16 है चौड़ाई 4 है तो आयत का गुणा करिएगा तो 16 चौको 64, और वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी 8 8 64, क्षेत्रफल देखिए दोनों का बराबर आ गया। तो 16 चौको, ये मौखिक सवाल था आपका, देखा जाए तो ये तीसरा सही, 100 का आपका तीसरा सही है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तेजी से, तो आगे चलिए आप देखते हैं यहाँ पे। तो अगला सवाल है आपका बहुत, ये जो क्वेश्चन आया इसको मैंने अपनी वीडियो में बता रखा था, हूबहू यही क्वेश्चन है। a/3 इक्वल b/4 इक्वल c/7 का मान, ये तीनों का मान बराबर है, तो कह रहा है a धन b धन c/c का मान बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अगर a/3 b/4 c/7, तो यहाँ a का मान देखिए डायरेक्ट 3 हो जाएगा, b का मान 4 मान लीजिए, b का मान डायरेक्ट 4 होगा और c का मान डायरेक्ट 7 होगा। अब क्यों होगा, अगर इन तीनों का मान कि कोई एक अन्य कांस्टेंट k के बराबर मानते तो a का मान 3k, b का मान 4 के, बात तो वही है, c का मान 7 के, लास्ट में k कट ही जाता है। तो कुछ नहीं, जब ये चीजें अपान के रूप में हो और बराबर हो तो कुछ नहीं, a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7, अब लग गया, a की जगह 3, b की जगह 4, c की जगह 7, तीनों को जोड़ दीजिए। अब जोड़ने के बाद आप भाग दे दीजिए 7 से c से, तो 7 7 14, 14 में 7 से भाग लगाइएगा, 7 दूना 14, 2 आ गया, 2 इसका सही है, यानी पहला वाला सही है, 101 का पहला सही है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि 5 जनवरी को, मार्कर थोड़ा चेंज किया जाए, 5 जनवरी को, देखिए आगे कह रहा है कि 5 जनवरी 1991, 5 जनवरी 1991 को कह रहा है भैया शनिवार था, ठीक है, शनिवार था, तो आपसे कह रहा है कि 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं, आप क्या करना है आपको कि 5 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी 1991 से लेके
5 जनवरी जो है 1992 तक जाइएगा तो 365 दिन आएगा, यानी एक विषम दिन मिलता है। आपको पता है कि 365 दिन में 7 से भागा लगाएं, 52 सप्ताह 1 दिन, तो यह 1 वर्ष हो जा रहा है, पूरा 1 वर्ष हो गया। यह 5 जनवरी 1991 से 5 फरवरी 1992 1 वर्ष, एक विषम दिन मिला आपको यहाँ। अब जरा ध्यान देना है, अब 5 जनवरी निकल गई जो है यहाँ पे 92 वाले में, तो अब आपको पता है कि जो जनवरी होती है ना वो 31 दिन की होती है, उसमें से 5 दिन जैसे ही निकालिएगा तो 26 दिन बचेगा। कहने का मतलब जनवरी का 26 दिन आपका हो गया, ठीक है। अब फरवरी, एक चीज ध्यान देना है आपको, 1992 में 4 से भाग लगाइएगा तो पूरा कटता है, यानी ये लीप वर्ष है, भाग दे के देख लीजिएगा। जब लीप वर्ष है तो उसमें एक 20, क्योंकि तब फरवरी आपकी 29 दिन की होगी, तो 7 से भागा लगाइएगा तो 7 चौक 28, एक अतिरिक्त दिन मिलेगा आपको, एक विषम दिन मिलेगा यहाँ। अब फरवरी भी कंप्लीट हो गया, लेकिन कितनी मार्च को जाना है, 3 मार्च, तो 3 दिन आपका ये हो गया, जोड़िएगा तो 3 1 4 हो गया आपका। अब एक चीज ध्यान देना है, 4 हो गया तो ये तो 30 हो जा रहा है, ये पूरे जो दिन है आपके कितने आ जा रहे हैं, 30 दिन आ रहे हैं। अब 30 में जैसे देखिए, अब पूरे अगर टोटल विषम दिन की बात की जाए तो देखिए यहाँ एक साल में एक विषम दिन ये मिला है, देखिए 5 जनवरी 1991 से 5 फरवरी 1992 एक दिन यह मिला, एक अतिरिक्त दिन, और 26 दिन ये मिल गया, ठीक है। ये एक साल वाले में मिला, यह जनवरी में मिला, बचा जो है इसके बाद 1 है, ये 3 है आपका। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये 4 26 4 30 31, कुल 31 दिन हो रहा है, और 31 में भाग लगाइएगा तो 7 चौक 28, यानी 3 विषम दिन बचेगा। तो 3 विषम दिन आ रहा है, इसका मतलब शनिवार था तो शनिवार में आप 3 जोड़ दीजिए, शनिवार में 3 जोड़िए तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी आपका जो है वो दिन कौन सा था, मंगलवार। इसका ऑप्शन मंगलवार सही होगा। ये चौथा 102 का 4 सही है, तो ये आपका चौथा सही हो गया, ठीक है। ये चीज कुछ नहीं भाई, ये एक साल में एक अतिरिक्त दिन यह मिल रहा है, 26 दिन वो फरवरी का 1 दिन, और उसके बाद मार्च का जो है 3 दिन वो जोड़ देना है, बस मंगलवार आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक क्वेश्चन आपका हल करना है, बहुत अच्छा है। 1/3 का पावर -3 -1/4 का पावर -2, मझला कोष्टक बंद, फिर उसके बाद भागे है 1/4 का पावर -3, बड़ा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट। कुछ नहीं, बहुत आसान है, तुरंत लग। देखिए आपको पता है कि जब ब्रैकेट की बात आती है तो यहाँ पे देखिए छोटा तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से मझला कोष्टक यानी ये चीज़ हल करेंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना, एक बहुत बड़ी बात, कि यदि कोई भी आधार हो उसकी घात ऋण में हो, कोई बेस हो, जैसे a का पावर -n है, तो a का पावर अगर जैसे इसको प्लस करिएगा तो ये व्युत्क्रम हो जाता है, या कोई भी घात, कोई भी संख्या उसकी घात ऋणात्मक हो, तो यदि बेस पलट देंगे तो यह प्लस में हो जाएगा। या जैसे 1/3 की घाते -3 है, तो जैसे ही आप ये प्लस करिएगा, घात अगर प्लस में होगी तो ये सीधा बेस यानी जो आधार है पलट जाएगा, यानी 3/1 कर दीजिएगा ना तो ये सीधा इसकी घात प्लस हो जाएगी। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 1/4 की माइनस घात है 2, तो जैसे ही ये +2 घात करिएगा, इसकी घात +2 करिएगा, प्लस कर देंगे तो ये बेस पलट के 4/1 हो जाएगा। तो बस लग गया, कुछ नहीं करना है, मौखिक है। 1/3 का पावर -3 है, बेस पलटेगा तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब माइनस देखिए 4 का पावर 1/4 का पावर -2 है, जैसे इसकी घात पलटिएगा, देखिए 3/1 आप ऐसे लिखो भाई, 3/1 की घात -3 -4/1 की घात -2। अब ये मझला हो गया आपका यहाँ से, और भागे 1/, अब देखिए 1/4 है, इसे भी प्लस कर लीजिए तो यह 4/1 का हो जाएगा प्लस। तो ये बाद में करिएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको 1/4 की घात -3 रहने दो आप, बड़ा बन, ठीक। कुछ नहीं, 3 का पावर 3 तिल्ली करना हो तो लिख 27, ये 4 का 2, 4 चौका 16। अब 16 से 27 घटाइएगा तो आपको पता है आपका 1 यानी कि आपका 11 होगा। देख पा रहे 11, तो आप देख रहे हैं 11 आ रहा, अंतर इसका 11 यानी इसका संपूर्ण हल 11 आ गया। तो 11 अब भागे, देखिए ध्यान देना है, अब यह 1/4 है ना, तो अब देखिए 11, अब इसको जैसे ही पलटिएगा, ये चीज पलटिएगा तो ये पलटेगा तो 4/1 होगा, तो इसकी घात प्लस हो जाएगी, यानी 11 भागे क्या हो गया, 4 चौका 16 चौको 64 हो गया। आप देख पा रहे हैं 4 चौको 16 चौको 64, तो आपका क्या आ गया 11 बटा, भागे का मतलब बटा, 11/64।
तो ये 11/64 आपका 3 वाला सही है, 103 का 3 आपका सही, 11/64 इसका हल है। कुछ नहीं करना, ये मौखिक है भाई। देखिए ये प्लस में जाएगा ना तो सीधा 3 का 3 होगा, ये माइनस ये 4 का 2 हो जाएगा। कुछ थोड़ी करना है, यहाँ भागे लगाना है, इसको भी प्लस कर दो आप, 4 का 3 कर दीजिए। मौखिक है भाई, 27 है, 16 है, 11 बच गया। अब भागे 4 चौका 16 चौको 64, बस 11 बटा क्या आ गया 64 हो गया। कुछ नहीं, मौखिक है। थोड़ा आपको समझाना था इसलिए मैंने इसमें बता दिया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोग इसका हल भी देख रहे हैं और सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट भी जानना है। बाकी आंसर की तो आपको बहुत सारे लोगों ने जारी कर दिया होगा अब तक। अब देखिए कहा एक त्रिभुज की रचना के लिए क्या संभव भुजाएं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको 4 आंसर दिए गए हैं। देखिए 6.5 सेमी है, फिर 1.5 mm है, फिर 39 mm है, फिर यहाँ 3.5 सेमी, 9.2 सेमी और 5.3 सेमी, सब सेमी में। 6 है, 3 है, 3 है, 6.3 सेमी, यही सही है आपका। 5.9 सेमी और 4.6 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्सेप्ट बेस है। कहता है देखिए त्रिभुज का निर्माण तभी हो सकता है जब दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो जाए। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो जाए। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे करिए, देखिए यहाँ आइए, इसमें जैसे देखिए ये 6.5 सेमी है तो दिया ये सेमी, लेकिन ये 10.5 मिलीमीटर है। सेमी में बदलिएगा ना तो 10.5 सेंटीमीटर होगा। और ये आपका 3.5 39 mm है, 39 mm है, तो इसको बदलिएगा सेमी में तो 3.9 सेमी होगा। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 10.5 है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन दो भुजाओं का योग करिए तो 6.5 में 3.9 जोड़िएगा तो 9 5 14 और 6 3 10.4 आ रहा है, जबकि 10.5 है। यानी देख रहे हैं कि अभी भी दो भुजाओं को जो जोड़ा जा रहा है तो वो उसका मान तीसरी भुजा से कम हो रहा है। तो जब दो भुजा का योग तीसरी भुजा से कम हो रहा है तो त्रिभुज संभव नहीं है। और अन्य जगह भी संभव नहीं। देखिए 3 3 6, दो को जोड़ रहे हैं 6 आ रहा है और 6 6 बराबर कर गया, नहीं, ये लास्ट वाला होगा आपका। कोई एक ले लीजिए इसमें, जैसे आप देखिए कि एक बड़ी भुजा आपकी 6.3 सेंटीमीटर है, ले लिया आपने। दो छोटी के ले लीजिए 5.9 और 4.6, 9 6 15, 5 4 9, 10. देखिए जो दो भुजाओं का जोड़ 10.5 आ गया। दो भुजाओं को जोड़ रहे हैं उसका मान ज्यादा हो जा रहा है एक तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा आप कोई एक बड़ी भुजा ले लीजिए, दो छोटी छोटी भुजाओं को आपस में जोड़िए, यदि उनका योग बड़ा हो, यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है तभी त्रिभुज संभव है। इसका डी ऑप्शन सही है, यानी सॉरी चौथा, यानी सबसे लास्ट वाला। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया आपको, तो ये आपका चौथा सही है। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है आपका वो बहुत ही जो है बढ़िया क्वेश्चन है, लाभ हानि का है आपका। तो कुछ नहीं, जरा देखिए आप ऐसे सवाल में नहीं, कौड़ी का क्वेश्चन है। 105वां क्वेश्चन पे बात हो रही है। कहता है कौड़ी में 3, फिर 3 कौड़ी में 4 और फिर कह रहा 4 कौड़ी में 5 को आरोही क्रम में सजाना है। कुछ नहीं, जब भी यहाँ देखिए वर्गमूल है तो इसकी कौड़ी की घात 2 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 4। तो आपको क्या होता है कौड़ी की घात का एलसीएम लेना होता है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, यानी 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा आपका, सभी का एलसीएम 12 हो गया। अब इस कौड़ी की घात सबकी, देखिए ये कौड़ी हम तब तक देखिए यहाँ कौड़ी की घातें अलग अलग हैं, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन कौड़ी बड़ी है जब तक कि हम सभी की घात बराबर न कर लें। यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, भागा दीजिएगा 6 बार जाएगा, 3 की घातें 6। अब यहाँ देखिए आपका जो है वो 3 का भागा 12 में दीजिएगा 4 बार जाएगा, 4 की घाते आपका 4 कर देना है। 4 का भागा 12 में दीजिएगा 3 बार जाएगा, जितनी बार जा रहा है जो अंदर संख्या उसका पावर लगा दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका, अब देखिए 3 की घाते 6 का मान ज्यादा आएगा, 5 की घाते 3 125 होता है, 4 की घाते 4 का वैल्यू ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से आप जा रहे हैं, तो ये आपका इधर से जो है आपका बढ़ता हुआ क्रम है, जबकि आपको क्या बताना है आरोही क्रम। इसका मतलब 4 कौड़ी में 5 सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या है 3 कौड़ी में 4 है, और सबसे बड़ा किसका मान है कौड़ी में 3 का है। तो ये आपका क्रम है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही, 105 का पहला, 105 का आपका पहला हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट जो है ना वो लाभ हानि का है, 106 आपका है। 106 कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 हो, यानी कहते हैं कि क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा गया दाम, विक्रय मूल्य का मतलब बेचा गया। कह रहा है जो खरीदा गया दाम है ना वो विक्रय मूल्य का 3/2। चलिए विक्रय मूल्य को आप 1 मान लीजिए, तो विक्रय मूल्य का 3/2 यानी 1 का 3/2 करिएगा तो 3/2 ही आएगा। आप बेच रहे हो 1 में, उसकी लागत क्या है? देखिए क्रय जो है ना वो विक्रय का 3/2 है, तो जाहिर सी बात है कि अब आप देख रहे हैं कि 1 बड़ा है कि 3/2 बड़ा है, तो आप देख रहे हैं 3/2 बड़ा होगा क्योंकि 1 से ज्यादा है। आप खरीद ज्यादा में रहे हो, खरीद ज्यादा में रहो, बेच कम में रहो, जाहिर सी बात है। अब यहाँ प्रमाणित हो गया हानि हो रही, तो पहले तो हानि निकालेंगे। कितने की हानि हो रही भाई? तो देखिए 3/2 में से 1 निकालिएगा तो 2 एकाइम 2, 1/2 की हानि हो रही है। ठीक है, अब कितना प्रतिशत की हानि हो रही है आपसे हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि अब बटा होता है आपका क्रय मूल्य, क्योंकि धंधे में लाभ और हानि हम क्रय मूल्य के सापेक्ष देखते हैं, बस यही है आपका। तो हानि 1/2 हो रही है, लागत कितनी है? 3/2 है, अगुड़े 100 कर दीजिए, भिन्न पलट जाएगी। 1/2 ये पलटेगा तो 2/3, अगुड़े 100, 2 से 2 कट गया, 100/3 आ गया। 100/3 का मतलब 33 से 1/3% की हानि हो रही है। तो आपका आ गया ये ऑप्शन सही है 2 वाला। तो यहाँ पे 106 का आपका 2 सही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़िए जो है आप, तो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला जो क्वेश्चन है कहता है 12, 10, 12 में आपको 12 से भाग देना है, तो कह रहा है कितना शेष बचने वाला है। देखिए 12 आपका 10 जो 12 है ना, इसमें जैसे ही आप 12 से भागा लगाइएगा, देखिए 1 बार जाएगा, 12 एकम 12 पूरा कट गया। अब आपका 1 आएगा, 12 का भागा 1 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के 0 उतारिएगा। फिर आपका अभी भी छोटा है तो फिर 0 बार लेके जाइएगा तो 1 उतारिएगा। अब 12 वाठी कितना हो जाएगा आपका? 96 हो जाएगा। 96 है तो 4 1 5 बचेगा। अब 5 बच गया, अब 5 है यहाँ पे, 5 बच रहा। अब क्या आएगा? 2 आएगा। फिर 12 4 48 आपको करना होगा। 48 करिएगा तो 12 में से 4 शेष बच रहा है, नहीं तो गुणा करके देख लेना आप। आप 184 गुणे जो है 12 करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, अब फिर आप 4 जोड़ दीजिएगा तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 12 10 12, ये चीज आपका आ जाएगा। चलिए तो ये आपका जो है 4 सही, 107 का आपका चौथा सही हो रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट है आपका, देखिए बहुत आसान है आगे वाला। कहता है इकाई का अंक ज्ञात, अगर 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे जो है 312, इन सभी में इकाई का अंक बताना है। तो बस जैसे इस टाइप के, मैंने देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना, इसके ऊपर बहुत यूनिक वीडियो बना रखी है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था और ये यूपी टेट 2017 से लिया गया है। लास्ट में इकाई का अंक बस आपको ले लेना है, यह भी मैंने इस तरीके का हुबहू क्वेश्चन बताया। तो लास्ट में इकाई का अंक लिखिएगा तो 8 6 और 9 और 2, इसी से मतलब है। यहाँ भी दोनों गुणा करिए, 8 6 48, इन दोनों का करिए तो 9 दूना 18 हो रहा है। अब यहाँ से इकाई का अंक ले लीजिए 8 और यहाँ से इकाई का अंक ले लीजिए 8 लास्ट में, तो 8 का 8 में गुणा करिएगा 64, फिर यहाँ इकाई का अंक लीजिए लास्ट में 4, तो आपका 108 का चौथा सही है। इसका भी लास्ट आंसर सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आगे वाला क्वेश्चन है वो आप देखिए आगे क्या क्वेश्चन है, किस टाइप में। तो ये रहा, थोड़ा इसको अच्छे से इरेज कर दिया जाए। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4 बहुत आसानी समझिएगा। देखिए माध्य का दिया है 4.5 और आपसे उसकी माध्यिका जो है आपसे क्या करना है, बताना है। और जो आंकड़ा दिया है वो ये है 5 7 7 8 x 5 4 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है पूरे। यन का मान देखा जाए तो गिनती में 10 है। अब माध्य का मतलब समझना है समांतर माध्य, यानी माध्य दिया है, माध्यिका यानी मीडियम पूछ रहा है।
तो माध्य के सहारे पहले हम इस यक्ष का मान ज्ञात कर लें। जब यक्ष का मान ज्ञात हो जाएगा तो फिर हम माध्य का इसकी बता पाएंगे, ठीक है। तो इसका बेसिक तरीका देखिए, सबसे पहले माध्य ज्ञात करना। माध्य को ही समांतर माध्य कहा जाता है। माध्य का मतलब होता है सभी को जोड़ करके और जितने उससे भाग दे दीजिए। तो माध्य बराबर क्या होता है भाई, माध्य बराबर होता है पदों का योग और बटा होता है पदों की संख्या, यानी जितने नंबर है भाग दे। तो सबको आप जोड़िएगा ना, तो 5 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 8 है, x है, 5 है, 4, यानी इन 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है। इन 10 को जोड़ के जैसे ही 10 से भाग दीजिएगा, और यह किसके बराबर है, माध्य 4.5। तो 4.5 में 10 का जब गुणा करिएगा तो ये 45 आएगा। ये सब जोड़िएगा यक्ष को छोड़ के, तो यक्ष धन आपका 43 आ जाएगा। तो ये आपका सॉरी, ये पूरा जो है यक्ष 42 आएगा। ये जोड़िएगा तो 42 आएगा। अब 45 से देखिए 10 से गुणा करिएगा तो 45 आएगा, और ये सब जोड़िएगा तो 42 आएगा। यक्ष धन 42 घटा दीजिए तो यक्ष का मान कितना आ गया, 3। अब आप मान पता कर लीजिए कि इसके जगह पर क्या होने वाला है, मान आ गया 3। अब सारे आपके ये डाटे हैं पूरे। अब इसकी माध्यिका बताना है, तो माध्यिका तभी बता पाएंगे, इसकी संख्या तो 10 पता है, लेकिन आपको इसको आरोही क्रम में करना होगा। तो अब आपको इस आंकड़े को आरोही क्रम में करना होगा पहले। तो आरोही क्रम में करिएगा तो देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। देखिए 3 2 बार आया है, तो आपको करना होगा 1 2 3, फिर 3 लिखिएगा क्योंकि 1 3 है। फिर इसके बाद आपका 4 है, 5 है, 5 के बाद 2 बार 5 आया तो 2 बार 5 लिख दीजिए। 5 2 बार है, फिर 7 भी 2 बार है, 7 2 बार है आपका। फिर इसके बाद 8 है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए हैं आपके। तो अब देखिए आंकड़ों की संख्या अब यहाँ पे क्या है, समयन का मान 10 है। तो जब 10 है ना, तो इधर से देखिए कौन माध्यिका होगी, तो इसको ज्ञात करना तो एक तरीका होता है। 10 में देखिए ना, यहाँ से 4 निकाल दीजिए, 1 2 3 4, ये 4 निकालिए। इधर से लास्ट से 1 2 3 4 ये निकाल दीजिए। तो जो माध्यिका होगी ना, ये बीच वाले ही मान जो होंगे वही माध्यिका। जैसे मान लीजिए सम है ना, तो सम में है तो 4 इधर से निकाल दिया, 4 इधर से, तो बीच में क्या बच गए, 2 बच गए। 4 4 8 2 10। तो इन दोनों को जोड़ देना होता है, यानी 4 में जैसे ही 5 जोड़िएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा तो 9/2 यानी 4.5 आ जाएगा आपका। तो ये 4.5 सही होगा, यानी चौथा आंसर सही होने वाला, 109 का चौथा। देखिए होता क्या है, आप जब माध्यिका के सम का फार्मूला लगाइएगा तो यही होगा कि n/2वां पद होता है, फिर होता है n/2 + 1वां पद। तो जैसे 10 है तो 10 का आधा क्या हो जाएगा आपका 5, तो 5वां पद का मान और 6वां पद का मान निकाल के फिर 2 से भाग देना। तो 5वां जाइए कौन हो रहा है, 1 2 3 4 5, 4 हो रहा है, 5वां 4, 6वां 5 हो रहा है। तो बस वही 4 धन 5 को जोड़ के 2 से भाग दे दिएगा, 4.5। ठीक है, समझ पाए होंगे। और मैंने जो है एक बहुत अच्छी वीडियो जो है सांख्यिकी के ऊपर बना रखी है, समझा रखी है, तो ये उसी से लगभग पूरा मिलता जुलता पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको उस वीडियो को नहीं समझ में आ रहा तो अच्छे से जाके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है सांख्यिकी में विचरण का विषय। ये देखिए 2017 का पूरा उतार दिया, कह रहा विचरण का विश्लेषण। ठीक है, तो विचरण का विश्लेषण नामक जो विधि है ना, यह किससे संबंधित है भाई, तो ये R.A. फिशर से संबंधित है। R.A. फिशर से आपकी संबंधित है। ये कौन सा सही है आपका, तीसरा, 110 का तीसरा। ठीक है, तो देखिए ना, विचरण का विश्लेषण नामक जो विधि है, इसका मुख्य श्रेय किसको जाता है, R.S. फिशर को जाता है। यह टेट एग्जाम 2017 में आपसे पूछा गया था, और मेरी जब आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में भी मैंने जो है एकदम हूबहू इसे बताया, सेम टू सेम। आप देखना जाके वो वीडियो आपकी गणित के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, गणित के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी टेट धमाका के नाम से है। आपको ये चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो क्वेश्चन आया है मैं इसको भी वहाँ पे बता रखा हूँ। ये वाला भी कह रहा, यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण को हटा दिया जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप प्रभावित होगी, यानी कौन से मापक प्रभावित होते हैं, कौन प्रभावित होंगे और कौन प्रभावित नहीं होंगे। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 मापें आती हैं। एक तो आपका माध्य आता है, एक आपकी माध्यिका आती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, एक आपका जो है बहुलक होता है। समझ पा रहे हैं आप। तो अब यहाँ जो नाम माध्य और देखिए देखिए माध्यक का मतलब, अब यहाँ माध्यिका ना देखिए माध्यक दिया है,
तो माध्यक का मतलब माध्यिका से होता है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे। ये कह रहा है जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया गया, मान लीजिए मैंने लिख दिया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जैसे ये कह रहा है अगर ये आंकड़े हों, यदि इन आंकड़ों में मैं लास्ट वाला प्रेक्षण यानी इधर से लास्ट और इधर से इन दोनों आंकड़ों को निकाल दूं तो कह रहा है किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, किसकी संख्या के ऊपर नहीं। तो देखिए जो माध्यिका होती है ना, माध्यिका का मतलब जरा ध्यान देना आप, माध्यिका का मतलब जैसे माध्यिका पे फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब पे पड़ जाएगा। जैसे आपने यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पद हैं, सातों को जोड़ के 7 से भाग दीजिएगा तब ना जो है माध्य आएगा। बहुलक कैसे आएगा, जिस पद की बहुलता होगी वही बहुलक होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने 8 ले लिया है 2 बार, तो जो पद ज्यादा बार आया होगा वो होगा। और उसके बाद एक अगर कम कर देंगे 2 तो फर्क, लेकिन माध्यिका पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, अगर आपने किनारे का निकाल दिया, ये 2 अंक आप मत लीजिए, मान लीजिए यहाँ 5 है, ये भी निकाल दीजिए और इसको भी, तो देखिए 2 पद इधर से छोड़िए, 2 पद इधर से छोड़िए, तो बीच में पुनः माध्यिका 8 आ गई। तो माध्यिका पे फर्क नहीं पड़ता है, माध्य यानी मध्यांक पे, इस पे माध्यक के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी माध्य एवं बहुलक दोनों प्रभावित होंगे। तो एक चीज समझ लेना आप अच्छे से, ठीक है ना। देखिए प्लीज समझो आप अच्छे से, ये चीज बहुत गहराई समझ लीजिए। क्योंकि देखिए जैसे मैंने ये आंकड़ा लिया था, यहाँ पे मैंने लिखा था 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। अब अगर देखिए यहाँ पे अगर माध्यिका की बात की जाए तो जो मध्य वाला पद होगा ये और ये माध्यिका बन रहा है। अगर आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, तब भी तो यह बीच में ही माध्यिका है आपका 7। अगर इसको भी अगर लेकिन अगर इन किनारों के दोनों को हटाएंगे आप तो आपका समांतर माध्य जो होगा वह भी बदल जाएगा और बहुलक भी का मान भी बदल जाएगा। तो ये आपका जो सही है, कौन से मान प्रभावित होंगे, माध्य और बहुलक। यहाँ प्रभावित क्या हो जाएगा, माध्य और दूसरा बहुलक। तो कौन सा सही हो रहा है आपका 111 का पहला। ठीक है, तो अब आप अच्छे से समझ भी गए होंगे कारण भी कि ऐसा क्यों होता है। अब कभी भी आएगा तो एक चीज ध्यान देना है कि जो माध्यक होगा यानी जो माध्यिका होगी वो प्रभावित नहीं होगी, लेकिन समांतर माध्य और आपका बहुलक जो होगा वो प्रभावित हो जाएगा। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 मापें ही मात्रा आती है जिनका नाम लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5, देखिए एक क्यूब है आपका, देखिए कह रहा है 5 बाई 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, ये भी 5 तो इस पे बन नहीं पा रहा है। 5 बाई 5 सेंटीमीटर का एक घन है जो पूरा रंगा गया है लाल रंग से, एक कलर से। कहता है 5 सेंटीमीटर वाले एक घन को सभी फलकों को रंगा गया है, और यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों के रूप में काटा जाए तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग लगा होगा। यानी वास्तव में पूछ रहा है आपसे एक फलक पर लगा रंग वाले घन कितने हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान होता है, मैं इसको प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूं, आप समझना। मैं मात्र एक पर्दे को ले रहा हूं और सब बता दूंगा आपको। तो चलिए आप केवल एक सतह बस लीजिए, चूंकि कहता है कि घन की 6 सतहें होती हैं, 6 सतहें होती है। अब 5 भागों में बटा, देखिए 5 सेंटीमीटर का है ना, तो 4 कट मारना होगा, 1 2 3 4। अब देखिए इधर से भी 1 2 3 4। अब देखिए यहां से भी ये 5 सेमी का हो गया, इधर भी 5 सेमी है, यह भी 5 सेमी है और यह भी सब। अब देखिए ये कोने का क्यूब होता है, 3 सतह रंगीन होता है, इसको निकाल दीजिए अब, ये तो कोने का है। बाकी ये सब जो होंगे ना, इसकी 2 सतहें रंगीन होती हैं, और जो एक सतह रंगीन बचता है ना वो मात्र बीच में बचेगा आपका, बीच में सेंटर क्यूब जिसे बोला जाता है, ये बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एक सतह पर आपको जो मिल रहा है, एक सतह पर कितने घन मिले हैं, 9 घन। और आपको पता है कि आपके पास ऐसे 6 पर्दे होंगे, अगर घन है तो 6 सतहें होती हैं, तो एक सतह पर अगर 9 घन है तो फिर 6 सतह पर कितना घन बनेगा, 9 छक 54 घन ऐसे होंगे जिनके यहाँ पे आपका बीच एक सतह केवल आपको कलर मिलेगा। तो बहुत आसान होता है, इसका एक फार्मूला भी होता है एक सतह रंगीन का, 6n-2 का वर्ग। यन क्या है, यहाँ पे बड़े घन की भुजा की, यानी यन का बड़े यानी घन की माप। तो देखिए 6 और यन का मान कितना है, 5 सेमी भुजा है उसकी, 2 घटा के वर्ग करिए, 6 गुणे आपका यहाँ पे 3 होगा, 3 का वर्ग करिएगा 9, 6 गुणे 9, 9 छक 54। तो ये आपका प्रैक्टिकली ये आपका हुआ, ठीक है, एक सतह रंगीन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंचभुज, ये भी मैंने अपने वीडियो में सेम पॉलीगन, ये सेम आंसर जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सेम आया है आपका।
तो सीधी सी बात है पंचभुज, तो इसका कौन सा सही हो रहा है 54D, 112 का चौथा, 112 का चौथा। अब आप देखिए जो है ना पंचभुज के अंतः कोणों का योग, तो कुछ नहीं आपको है अंतः कोणों का योग कैसे निकलता है भाई, किस अंतः कोणों का योग कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। आप पॉलीगन की मेरी जाके वीडियो देख लीजिए, जहाँ n भुजा है तो 2 पंचभुज है तो 5 भुजा होगी साइड उसकी, ठीक है। तो 2 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 90 हो गया, तो 5 दूना 10 माइनस 4 गुणे 90 हो गया, ठीक है। तो 6 हो गया, 6 9 54 540 डिग्री, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये पंचभुज के अंतः कोण हो गए, पंचभुज के अंतः कोण। तो 6 9 54, ये भी 540 आपका चौथा आपका सही है, नहीं इसका भी आंसर चौथा है। अब चलिए जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका वो इस तरीके से है। अगला सवाल कहता है कि एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जैसे कोई खंभा है भाई ना, ये खंभा है, इसका 4/7 भाग कीचड़ में, ये देखिए आपका कीचड़ है, तो 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। शेष ऊपर होगा तो शेष से नहीं मतलब है, लेकिन अगर ये 4/7 धंसा है तो इसका मतलब देखा जाए तो 3/7 कहाँ होगा आपका ऊपर होगा, ठीक है। फिर कहता है जो धंसा है ना, जो अब करा जब धंसे का 1/3 भाग बाहर आ जाता है, अब इसका 1/3 बाहर, अब इसका जो है 1/3 को बाहर निकाल लिया गया, तो कितना अभी अंदर बचा है मेरे भाई। तो जाहिर सी बात है अगर किसी का, अगर कोई भी, ये अपने आप में मूल है, अब 4/7 का 1/3 बाहर है तो कितना अंदर है भाई, 1/3 बाहर है, तो इसका मतलब अंदर कितना होगा 2/3 कीचड़ के अभी भी अंदर है। और जो अंदर है वो है कितना, कह रहा है जो पाया गया कि वह 8 मीटर अभी भी अंदर है, तो वही 8 मीटर कहाँ है आपका अभी भी ये अंदर है यानी, ठीक है। तो ये लगेगा कैसे, कुछ नहीं। कीचड़ का कितना भाग धंसा है भाई, धंसा भाग, तो 4/7 धंसा है। धंसा आपका क्या है देखिए 4/7। अब 4/7 भाग धंसा है जब उसे 1/3 बाहर किया गया। अब जरा देखिए धंसा तो 4/7 था, अब 1/3 बाहर कर देंगे आप, अगर 1/3 बाहर कर देंगे आप तो अभी कितना बचा है भाई। जैसे कोई चीज यहां से यहां तक धंसी थी 4/7 की, अब 4/7 की 1/3 बाहर कर दिए तो अभी कितनी अंदर है, इस 4/7 की अभी भी 2/3 अंदर है। और जो अंदर है वो कितनी मीटर है मेरे भाई, वही 8 मीटर है। बस कुछ नहीं करना है, 4/7 का 2/3 कर देना है। किस इस 4/, देखो भाई इस 4/7 का कितना धंसा है, 1/3 तो धंसा है, इसका मतलब ऊपर कितना है, सॉरी नहीं बाहर है, अब 1/3 बाहर है, तो धंसा कितना है 4/7 का भाई, 1/3 निकल गया, तो इसका मतलब 2/3 अभी भी अंदर है, यही तो कह रहा है। बस तो लग गया। आप देख रहे हैं 4 दूना 8, 8 से 8 कट गया, 7 तिली का 21, 1 बराबर का आ गया 21 मीटर। जो 1 का मान आ गया वही, यानी पूरा खंभा कितने का था भाई 21 का। वैसे यक्ष मान के भी लगा सकते हैं, मैंने बहुत आसान तरीका बताया, और इस टाइप का मैंने भिन्नों के शेष पर बहुत सारे सवाल बता रखे हैं, जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है, आगे है कहता है ए और बी मिलके किसी काम को, तो ये कौन सा इसका सही हुआ है 21, यानी तीसरा, 114 का तीसरा। बस 4-5 और हैं आपके। तो कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कहता है, बी और सी मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, और आपका जो है सी और ए मिलके उसे 20 दिन में कर रहे हैं। तो पूरा तीनों मिलके कै दिन में करेंगे। फिर लास्ट में पूछा ए अकेला कितना दिन में करेगा, ए अकेला। तो देखिए तीनों का, अगर तीनों का मिल करके काम निकाल करके उसमें से हम लोग बी और सी का काम घटा देंगे। अगर देखिए तीनों के काम में ले बी सी का काम घट जाएगा तो आपका अकेला ए का काम आ जाएगा। तो पहले तो निकालेंगे ए व बी का जो है ना 1 दिन का काम, 1 डे का हुआ 1 दिन का। देखिए ए और बी मिलकर के कोई काम 12 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में काम का कितना हिस्सा किए होंगे 1 दिन में 1/12। वही हाल बी सी का रहा होगा, वो 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/15, और वही सी और ई 1 दिन में कितना करेंगे 1/20। तीनों को जोड़िएगा तो देखिए 2 बार ए आया है आपका, यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। 1/12 धन 1/15 धन 1/20, एलसीएम 60 पे बनेगा, 12 5 60,
15 चौक 60, 20 3 60। आप देख पा रहे हैं 4 7 5 12, 12 बटा 60, 12 कम 12, 12 5 60। अब देखिए यहाँ 2 बचा है, तो हमें ए और बी और सी तीनों का मिलकर एक दिन का काम निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1/5 गुणे 2 यानी 1/10। अगर तीनों मिलते हैं ना तो एक दिन में काम का 1/10 भाग काम करते हैं। अब देखिए बी और सी मिलकर के एक दिन में, देखिए अगर ए बी सी तीनों के एक दिन के काम में से बी और सी का एक दिन का काम घटा देंगे तो अकेला ए का एक दिन का काम आ जाएगा। तो ए का आप निकालिए पहले एक दिन का काम। कैसे होगा भाई? तो 1/10 में से 1/10 है, लेकिन बी सी दोनों मिलकर के एक दिन में 1/15 करें, तो इसमें से 1/15 घटा देना है। लघुत्तम ले लीजिएगा तो आप देख पा रहे हैं कि 30 पे आएगा, 10 3 30, 15 दूना 30, 1/30 भाग। अगर 1/30 भाग काम ए एक दिन में करता है, अगर ए एक दिन में 1/30 भाग काम करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा उसको पलट देंगे, यानी 30 दिन में। हम कोई काम एक दिन में 1/30 भाग करते हैं तो पूरा काम 30 दिन में करेंगे। देखिए 30 दिन में करने वाला पहला सही, 115 का पहला सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे चलना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस 2-4 और क्वेश्चन बचे हैं, फाइनल हो जाता सब। अब देखिए यहाँ कह रहा है 14/33, 42/55 और 21/22 का आपको मौसम बताना है। देखिए भिन्न का मौसम निकालना है, तो भिन्नों के मौसम में क्या होता है कि हम जिसका पूछ रहा है भिन्न का मौसम निकालना है तो फिर आप अंश का क्या करते हैं, मौसम ले लेते हैं। यानी आप 14, 42, 21 का क्या लेना पड़ेगा, मौसम। लेकिन जो हर है 33 है, 55 है और 22 है, काला क्या लेना पड़ेगा, लसा। तो देखिए 14, 42 और 21 का लसा 7 होगा, क्योंकि 7 दूना 14, 7 लेके 21, 7 छंग 42, तो 7 इसका मौसम 7 आ जाएगा। और 33, 55 और 22 का लसा लीजिएगा तो जैसे ही आप लेंगे तो वो 330 आएगा। लेके देख लीजिएगा आपका, तो ये 7/330 हो गया। ये तीसरा सही है इसका, तो ये आप कर पाते हैं। ये आपका इसकी जो खास बात होती है ना, जब भिन्न का मौसम कहता है तो अंश का मौसम लेते हैं, हर का लसा। यदि अगर इसका लसा पूछता है तो फिर अंश का लसा ले लेते और हर का मौसम ले लेते। बस यही चीज़। चलिए ये भी हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आप बहुत अच्छा से बता रहे हैं इसको आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे लिखा है 7 धन 2 कौड़ी में 10 का क्या लेना है, आपको वर्गमूल लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 7 है तो 7 को क्या लिखा जा सकता है आपको। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है 7 को आप 5 धन 2 ही, तो इसको जो तोड़ना पड़ता है। देखिए कौड़ी में 10 को क्या लिखा जा सकता है, कौड़ी में 5 गुणे कौड़ी में 2। यदि गुणा करिएगा, कौड़ी घात समान है तो 5 दूना 10। तो यहाँ से आप कौड़ी में इसको जो है 5 का होल वर्ग करिए, कौड़ी में 2 का होल वर्ग करिए, फिर देखिए पहली राशि का वर्ग दूसरी राशि का वर्ग धन 2 गुना गुणे पहली राशि गुणे दूसरी राशि। तो ये आपका है, ये करिएगा कौड़ी में 5 का होल वर्ग तो 5 आ जाएगा, कौड़ी में 2 का होल वर्ग करिएगा तो आपका 2 आ जाएगा, इसका होल वर्ग 5 आएगा, इसका होल वर्ग करिएगा 2 आएगा, और ये करिएगा तो 2 कौड़ी में आपका क्या आ रहा है, 5 दूना के 10। तो सेम देख रहे हैं आप, इस 7 धन 2 कौड़ी में 10 ही तो हो रहा है, यानी ये यही चीज़ आ रहा है। तो इसको इस रूप में आपको विस्तारित कर देना है, ये चीज़ समझिए पहले। और ये किस रूप में हो रहा है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। इसे कहते क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसे और छोटा क्या लिखा जा सकता है, इसे आप लिख सकते हैं जो है कि यह कौड़ी में 5 अधन कौड़ी में 2 का होल स्क्वायर है। अब क्या कह रहा है कि इसका वर्गमूल लेना है। यदि कोई आपसे कह दे भाई कि वर्गमूल ले लीजिए आप, कौड़ी में 5 अधन कौड़ी में 2 के होल वर्ग का वर्गमूल लेना है। तो यदि इसका वर्गमूल लीजिएगा तो सीधा क्या बाहर आ जाएगा, कौड़ी में 5 अधन कौड़ी में 2। भाई देखिए अगर इसका वर्गमूल लेना है तो वर्ग घटेगा, वर्गमूल लीजिएगा तो वर्ग घट जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। यानी इसका हल जो होगा वो 2 कौड़ी में 2 धन 5, यानी ये दिया हुआ है आपका कौड़ी में 2 धन कौड़ी में 5, यानी ये चीज़ वही बात है, चाहे आप कौड़ी में 5 धन कौड़ी में 2 कहिए। चूंकि देखिए इसका ये होल वर्ग है, यह किसका होल वर्ग है, वास्तव में किसका होल वर्ग है, ये कौड़ी में 5
धन कौड़ी में 2 का ये होल वर्ग है ना। अब इसका वर्गमूल ले लीजिएगा तो ये चीज़ निकल करके आ जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका जो है, तो ये ऑप्शन सही है पहला वाला, तो इसका आप पहला डाल देना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, चलिए देखते हैं क्या है। कहता है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर हो तो इस आकृति का परिमाप बताओ। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। कह रहा है एक वर्ग, तो चलिए एक वर्ग ले लिया जाए, यानी एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी एक भुजा आप देख पा रहे हैं उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में सार्वनिष्ठ है ये वाली भुजा। अगर जितनी बड़ी ये है तो उसी का वर्ग बनाया जा रहा, तो ये वर्ग, यानी वर्ग के भुजा की जो लंबाई है ना वो समबाहु त्रिभुज की भुजा के लंबाई के बराबर देखा जाए तो ये भुजा ये तीनों बराबर होंगी और जितना ये होगी उतना ये और ये होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि वर्ग है। अब वो है कितना प्रत्येक भुजा, 4/3 4/3 आपकी 4/3 और 4/3 और 4/3 सेमी सब बराबर होंगी, यह भी 4/3 सेमी। लेकिन अब आपसे कह रहा है कि उक्त आकृति का आपको परिमाप बताना है। तो परिमाप का मतलब होता है बाहर की माप। एक तरह से देखा जाए इसको तो ये आपका पूरा समपंचभुज है। ठीक है, ये चीज है। अब ये हम इसकी परिमाप में ये साइड नहीं जुटने वाली है, ये तो बस सभी कै साइड है 1 2 3 4 5। आप चाहे तो 5 × 4/3 भी कर सकते हैं। 20/3 का मतलब हो गया तिरछा 18, 6 सही 2/3 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो। नहीं तो आप इसको 5 बार जोड़िए, 4 ये और ये सब सेम है, 5 का गुणा कर देंगे वही। तो अब आप समझ गए होंगे 6 सही 2/3 ये इसका तीसरा सही है। ठीक है, अब आगे जो देखिए क्वेश्चन है आपका, वो 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं। तो ये मैं बार बार अपने वीडियो में मौखिक बताया हूँ, वो है। अच्छा, एक तो पहले आपका यहाँ पे है, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 99 से कटने वाली है। देखिए 99 से विभाजित होने की बात है, मतलब इसको 99 से कौन कटेगी, इसका मतलब 99 को क्या लिख सकते हैं 11 × 9, और 11 × 9 आपस में कटने वाला नहीं है। देखा जाए तो इनका मौसम एक है, दोनों जो है आपस में नहीं कट रही है, सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य है तो इसका मतलब वही संख्या 99 से कटेगी जो 11 से विभाज्य हो और 9 से। जो 11 और 9 से कट जाएगी वो 99 से भी कटेगी। तो आपको 11 के नियम का पालन करना है और 9 के नियम का। 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग करिए, यदि वो 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। और 11 से डिविजिबिलिटी का नियम यह है कि विषम स्थान पे आने वाले अंक एवं सम स्थान पे आने वाले अंकों को जोड़िए, अंतर करिए, यदि 0 आए या 11 से वो कट जाए तो चलिए इसमें जो कटने वाली है वो यही है 11, 43, 45। अब देखिए पहले इसको देखिए क्या है, 9 से कट रही है तो अंकों को जोड़िए, 1 में 1 जोड़िए 2, 4 2 6, 6 3 9 और यहाँ भी 5 4 9, 9 9 18, 18 आ रहा है अंकों। इन सभी अंकों को जोड़िएगा तो 18 आएगा। 9 से काटिए, 9 दूना 18, इसका मतलब कट रहा है 9 से। अभी इसको 11 से कटेगा तभी माना जाएगा। तो 11 से कटने का नियम यह है कि विषम स्थान, इसको एक जगह जोड़ लीजिए और अल्टरनेट वालों को तो जोड़ेंगे। जैसे 1 में 3 को जोड़िए फिर 5, तो आपका 5 3 8 1 9 आ रहा है जोड़ने पे। और सम स्थान पे जोड़िए तो 4 धन 4 धन 1, तो यह भी 9 आ रहा है। 9 में से 9 जा रहा है 0, यानी ये 0 आ जा रहा है। यदि इनका अंतर करने पर 0 आता है तो वो संख्या 11 से कटती है, यानी यह 9 से भी कट रहा है 11 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब आपका 11, 43, 45 जो है 99 से भी कटेगा। तो वो कौन सा आंसर है आपका तीसरा, 119 का तीसरा। अब देखिए कहता है पाई कैसी संख्या, मैं बार बार बताता हूँ। देखिए पाई जो है ना वो पाई आपका, चलिए पाई के बारे में मैं अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे पाई आपका, तो देखिए पाई वास्तव में क्या है भाई, अपरिमेय है। अब ये क्यों अपरिमेय है, देखिए पाई का मान जो होता है 22/7 वो परिमेय है, ठीक है। और इसका मान जो होता है 3.14 वह परिमेय है।
लेकिन पाई देखिए अपरिमेय। क्यों अपरिमेय? क्योंकि पूर्णांक नहीं है। देखिए जो पूर्णांक नहीं है, पाई पूर्णांक है क्या? संख्या रेखा पर कभी आप पाई देखते हैं? नहीं। तो जो पूर्णांक है ही नहीं वो परिमेय कैसे हो सकता है? देखिए दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैंने जो है परिमेय एवं अपरिमेय के ऊपर इतनी यूनिक वीडियो बना रखी है कि आप ऐसी वीडियो ढूंढते रह जाएंगे। यदि आपने देख लिया तो वास्तव में आप कहोगे कि एक भी चीज नहीं छोड़ी गई है, और उसी वीडियो से एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने, अच्छा इसका जो है अपरिमेय, तो इसका छूट रहा है 120 का 2 सही है। तो इस तरीके से गणित के 30 क्वेश्चन को हम लोग विस्तृत हल के साथ जो है आंसर की जारी किया हम लोगों ने। और दोस्तों जैसे आंसर की तो आपको बहुत सारी मिल गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डाउट होगा, कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट होगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हमारे चैनल को आप हल्का में न लें दोस्तों, नहीं तो आपको अगर विश्वास ना हो तो आप विगत, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं यूपी टेट के ऊपर काम किया था, लेकिन जितना यूपी टेट धमाका की यदि जितनी भी वीडियो आप गणित की देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, सर के द्वारा 20-22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब टोटल के टोटल पढ़ाए हैं। केवल 2, 4, 5 क्वेश्चन कोई छोड़ दिया जाए, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, बाकी चीज़ें संबंधित मिलेंगी आपको। तो दोस्तों आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।